to my channel Optometry in my pocket. Today we are going to study about the congenital fibrosis of the extraocular muscles, congenital ocular fibrosis syndrome. कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल का क्या मतलब है? कंजेनिटल ऐसी डिजीज़ जो कि बाय बर्थ वजूद हो उसको बोलते हैं कंजेनिटल फाइब्रोसिस। किसको कहते हैं कि जब आपके पास एक्सेसिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसी ऑर्गन में आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है। लाइक आपको कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई या कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो गई, जिसके रिजल्ट में उस जगह पर, उस टिश्यू में, उस ऑर्गन में जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशली कोलेजन फाइबर्स, वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जिनको अनचेक छोड़ दिया जाए तो फिर वो आपकी जो ऑर्गन है उसको डिफेक्ट यानी कि डैमेज पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़े हैं कि एक्स्ट्राओकुलर मसल की कंजेनिटल फाइब्रोसिस, यानी कि बाय बर्थ जब भी पैदा होता है उस वक्त एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की क्या हो जाती है? फाइब्रोसिस हो जाती है। अब ये फाइब्रोसिस क्यों होती है, किस वजह से होती है? डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कहानियाँ पेश की। उसमें से जो एक्सेप्ट हुई वो ये थी कि जब बेबी पैदा होता है तो उसकी जो इनर्वेशन होती है या तो वो एब्सेंट होती है या रिड्यूस होती है या पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल्स हैं जिसके लिए नर्व सप्लाई बंद हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है या एब्सेंट हो गई है, उस वजह से सेकेंडरी फाइब्रोसिस हो जाती है। इसको बोलते हैं कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। पहले ये कहा जाता था यहाँ पर कि जो हमारे पास प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में डिफेक्ट आया हुआ है, वो किस वजह से आया? वो फाइब्रोसिस की वजह से आया हुआ है। लेकिन बाद में जब पता चला, जब जेनेटिक और ऑटोप्सी स्टडी वगैरह की गई, यानी कि ऑटोप्सी कहते हैं जब डेड बॉडी की स्टडी करने को कहते हैं ना, तो उस स्टडी से पता चला कि नहीं, पहले फाइब्रोसिस नहीं होती बल्कि न्यूरोजेनिक इटोलॉजी है। कोई नर्व एब्सेंट हो या रिड्यूस हो या पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन वगैरह हुई हो, तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं उसमें क्या हो जाती है? सेकेंडरी फाइब्रोसिस हो जाती है। सेकेंडरी फाइब्रोसिस मीन मसल में खुद से फाइब्रोसिस नहीं हुई बल्कि नर्व के एब्सेंट होने की वजह से उसमें फाइब्रोसिस हो गई है। तो इसका काज क्या था? न्यूरोजेनिक काज था। और हमारे पास पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन, इस इनर्वेशन को कहते हैं कि लाइक आपके पास जो मसल्स हैं डिफरेंट, उनको नर्व सप्लाई गई हुई है, तो जिस मसल्स को जो नर्व सप्लाई गई हुई होती है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे मीडियल रेक्टस को नर्व सप्लाई जाती है कि आप एडक्ट करो, लेटरल रेक्टस को नर्व सप्लाई, नर्व इम्पल्स जाती है कि आप जो है वो एबडक्ट करो। लेकिन पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन में नर्व सप्लाई इस तरह से जाती है कि मसल का जो अपना एक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक्शन करवाती है, यानी कि ऐसी इम्पल्स चली जाती है कि मीडियल रेक्टस को जो रिस्पॉन्स देना चाहिए एडक्शन का वो नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है? एबडक्ट कर जाता है। तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन। कहते हैं ये जो डिसऑर्डर है ये स्टेशनरी होती है और बर्थ से ही मौजूद होती है, क्योंकि नाम से ही जा रहा है कंजेनिटल है। फिर हमारे पास ये बताया गया है कि हैरली एट आल ने 1978 में इसको जो है क्लासीफाइड किया, किसको? CFUM, कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल को क्लासीफाइड किया 5 क्लासेस में: जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस ऑफ द इंफीरियर रेक्टस विद टॉसिस, कंजेनिटल यूनिलेटरल फाइब्रोसिस, और इसके अलावा वर्टिकल रिडक्शन सिंड्रोम और स्ट्रैबिस्मस फिक्सिस वगैरह में ये सारी क्लासिफिकेशन दी गई, जिनमें से जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सिंड्रोम जो है मेन क्लासिफिकेशन है, और इसमें फाइब्रोसिस ऑफ द इंफीरियर रेक्टस विद टॉसिस, कंजेनिटल यूनिलेटरल फाइब्रोसिस और जो वर्टिकल रिडक्शन सिंड्रोम है इसकी सब कैटेगरीज में, सब ग्रुप्स में आती हैं। ठीक हो गया। ये 5 क्लासिफिकेशन हैरली एट आल ने दी थी 1978 में, जिसमें से जो जनरलाइज सिंड्रोम जो है वो मेन है, और बाकी वर्टिकल रिट्रैक्शन सिंड्रोम और दो और जो हैं वो इसकी सब ग्रुप में आती हैं, और स्ट्रैबिस्मस फिक्सिस भी अलग से आती है। स्ट्रैबिस्मस फिक्सिस क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस की टाइटिंग हुई होती है और आई इजोट्रोपिया में गई हुई होती है। ये कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, रेयर और सिवियर और कंडीशन है, ठीक है, स्ट्रैबिस्मस की। जेनेटिक एनालिसिस जब की गई, कुछ केसेस लिए गए, फैमिलियल केसेस लिए गए CFEOM के, और उसमें जेनेटिक एनालिसिस की गई तो देखा गया कि CFEOM को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, CFEOM टाइप 1, 2 और 3 में। और कहते हैं कि ये जो सब ग्रुप्स हैं 1, 2, 3, ये हैरली एट आल ने जो क्लासिफिकेशन थी उनमें जो फर्स्ट 2 थी, यानी कि जनरलाइज्ड सिंड्रोम और दूसरी जो थी हमारे पास कंजेनिटल
फाइब्रोसिस ऑफ इंफीरियर रेक्टस विद टोसिस, उनके साथ इनके जो फीचर्स हैं वो मिलते जुलते थे। फिर कहते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसको ये एग्जिस्ट जो हो रही है, इसकी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज़ किया जाए ऑर्डर में, कि लाइक पहले जो है वो हमारे पास क्या होगी, जनरलाइज्ड जो फाइब्रोसिस सिंड्रोम है वो देखी जाए, फिर उसके बाद देखा जाए कि इंफीरियर रेक्टस की जो कंजेनिटल फाइब्रोसिस है विद टोसिस वो है, फिर उसके बाद जो तीसरा, चौथा और पांचवा आ रहा है उसको ऑर्डर से ही देखा जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं अननेसेसरी वो अवॉइड की जा सकें और प्रॉपर जो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक एनालिसिस एक थी जो कि 3 टाइप्स दी गई थी, और हायरली एटाल ने जो है ना 5 टाइप्स दी थी, जिनमें से 3 जो है वो सब ग्रुप थी जनरलाइज्ड सिंड्रोम की। पैथोजेनेसिस और एटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस डिसीज़ किस तरह से हो रही है और एटियोलॉजी उसकी कॉजेज़ क्या है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बातें की, जिनमें से एक ये था कि जो CFUM है इसके साथ, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, दूसरी जनरलाइज्ड एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ। जनरलाइज्ड मींस पूरी बॉडीज़ में जो मौजूद जो सिम्टम्स हैं, जो चीज़ें हैं उनके साथ एसोसिएटेड है, और ख़ुद आई के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है उसके साथ भी एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर ख्वाम एटाल ने 1987 में कहा कि एक फैमिली ऐसी थी कि जिसके तमाम मेंबर्स में ऑप्टिक नर्व कोलोबोमा मौजूद था, और उसके साथ साथ को इंसिडेंटल जो CFUM है वो भी मौजूद था। वो क्यों मौजूद था, को इंसिडेंटल बोलते हैं बाई चांस, यानी कि उन लोगों को जिनमें ऑप्टिक नर्व कोलोबोमा था उनमें CFUM भी था, ये ख्वाम एटाल ने कहा। एक बात हो गई। फिर दूसरी बात ये की गई कि जो CFUM है इसकी एसोसिएशन होती है न्यूरल मिसडायरेक्शन कंडीशंस के साथ, यानी कि नर्व का एब्सेंट हो जाना, रिड्यूस हो जाना, पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन वगैरह, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। फिर ब्रॉडस्काई एटाल ने 1989 में और ट्रेबोल्सी एटाल ने 1993 में कहा कि जो CFUM के पेशेंट्स थे उनमें मार्कस गंजा विंगिंग सिंड्रोम जो है वो भी पाया गया। और फिर इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, ब्रॉडस्काई ने ये भी कहा कि जो डुएन रिडक्शन सिंड्रोम की साइनर्जिस्टिक डाइवर्जेंट जो फॉर्म है वो भी इन पेशेंट्स में मौजूद थी। फिर क्या हुआ कि जो न्यूरल मिसडायरेक्शन थी और CFUMO की जो आपस में एसोसिएशन थी, उसको देख के साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चंस अराइज हुए, जिसकी बेसिस पे CFUM को डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस हैं उनमें क्लासिफाइड किया गया। और ये कहा गया, पहले ये कहते थे कि ये प्राइमरी ओकुलर मायोपैथी है, यानी कि मसल के अंदर खुद कोई डिफेक्ट आ गया, इंजरी आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गई, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हुआ। लेकिन जब न्यू रिसर्चेस की गई तो कहा गया कि नहीं, ये तो क्रेनियल नर्व, जो प्राइमरी क्रेनियल नर्व है उसकी डेवलपमेंट में कोई डिसऑर्डर आ गया था, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है क्रेनियल नर्व की, जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है ये हो रही है। सबसे पहले ये कहा गया कि जो थर्ड नर्व है, ओकुलोमोटर नर्व जो है, वो जो डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस वगैरह को, इंफीरियर रेक्टस वगैरह को, तो उसका हाइपोप्लेजिया हुआ होता है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट जो है अंडर डेवलपमेंट हुई होती है, जिसकी वजह से जो थर्ड नर्व की सुपीरियर डिवीज़न होती है और इन्फीरियर डिवीज़न होती है, उसमें से जो सुपीरियर डिवीज़न है वो एब्सेंट पाई गई। ठीक हो गया। ये ऑटोप्सी से पता चला, यानी कि जो डेड बॉडी थी उसकी जब स्टडी की गई, पोस्टमार्टम जो किया जाता है और उस दौरान जो स्टडी की जाती है उसको ऑटोप्सी कहते हैं, तो उससे पता चला कि इसकी थर्ड नर्व में जो है वो क्या हुआ था, हाइपोप्लेजिया हुआ था। तो आखिर में डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट बातों से आखिर में ये रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड किया गया कि कंजेनिटली इनर्वेशन जो है या तो रिड्यूस होगी या एब्सेंट होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी फाइब्रोसिस हो जाती है और इवन पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन हो जाती है टारगेटेड मसल में, यानी कि जिस मसल के लिए नर्व सप्लाई ख़राब हुई है उसी में सेकेंडरी फाइब्रोसिस होगी और उसी में पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन हो जाती है, यानी कि जो फंक्शन उसको करना चाहिए वो फंक्शन नहीं करता, कोई और रिस्पॉन्स देता है मसल उस नर्व इम्पल्स की रिज़ल्ट में। फिर ये बताया गया हमें कि जो CFOEM के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रैबिस्मस होता है, और स्ट्रैबिस्मस किस वजह से हो रहा होता है, उसकी डिफरेंट रीजंस है। एक तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की फाइब्रोसिस हुई होती है और दूसरी एक्स्ट्राओकुलर मसल की पैरासिस हुई होती है। फाइब्रोसिस किस वजह से हुई है, नर्व इम्पल्स नहीं आ रही। पैरासिस किसका मतलब है कि नर्व इम्पल्स की जो है ना अंडर डेवलपमेंट हुई थी, नर्व इम्पल्स जो थर्ड नर्व थी उसकी पालसी हुई थी, जिसकी वजह से एक्स्ट्राओकुलर मसल
पैरेसिस हुआ हुआ था, ठीक है। पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन हुई थी और सिंपल कॉन्कोमिटेंट हॉरिजेंटल मिसअलाइनमेंट। ये जो CFOEM के पेशेंट्स हैं इनमें एक्सोट्रोपिया और इजोट्रोपिया भी होता है, जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं ये स्ट्रैबिस्मस की डिफरेंट काजेज़ थी कि CFOEM के पेशेंट्स में स्ट्रैबिस्मस जो है वो क्यों हो रहा होता है। तो हमने हैरली एट अल की क्लासिफिकेशन देखी थी जिसमें सबसे पहले जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सिंड्रोम थी। तो कहते हैं जो CF है कंजेनिटल फाइब्रोसिस OEM ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, ये क्या होता है, इसमें जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सिंड्रोम जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट और मोस्ट सिवियर है, ठीक है। क्या है, कॉमनेस्ट और मोस्ट सिवियर है जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सिंड्रोम जो है। इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था और डिफरेंट 3 केसेस जो है वो डिस्कस किए थे 1950 में। ब्राउन ने तो इसको डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सिंड्रोम के वो किसने दिए थे, लाफ्लिंग ने दिए थे 1956 में। उसने कहा था एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की टेनोन कैप्सूल की फाइब्रोसिस हुई होती है, यानी कि फाइबर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मसल्स और टेनोन कैप्सूल तो आप लोग जानते हैं आइज़ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है और ग्लोब, इन तीनों की एडेशन हुई होती है, आपस में चिपके हुए होते होंगे, कुछ सिस्टम हुआ होता है इनमें। और जो कंजक्टाइवा है उसकी इनएलास्टिसिटी और फ्रेजिलिटी हुई होती है और सप्रेशन और डिप्रेशन दोनों आइज़ में नहीं हो रही होती और ओरिजेंटल मूवमेंट भी जो है वो या तो थोड़ी होती है या बिल्कुल नहीं होती। और जो पेशेंट की दोनों आइज़ हैं वो डाउनवर्ड गेज में जो है फिक्सेट हुई होती है, हॉरिजेंटल से 20 to 30 डिग्री नीचे होती है, बायलेटरल टोसिस इनमें मौजूद होता है और हेड जो है वो पीछे की तरफ टिल्ट हुआ होता है और एलिवेटेड पोजीशन में होता है और ये कंडीशन जो है बाय बर्थ मौजूद होती है। फिर इसके जो एडिशनल फीचर्स है वो लेटसन ने 1980 में दिए थे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न है इन पेशेंट्स में। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बार बार यूज़ करूँगी, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस और ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, ऑटोसोम्स तो आप लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमंस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते, और जो लास्ट वाला होता है XXXY जो कॉपी होती है क्रोमोसोम की वो सेक्स को डिटरमाइन करती है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का ये मतलब है कि पेरेंट्स से किसी एक पेरेंट से म्यूटेटेड जीन की जो कॉपी है वो आएगी बच्चे में और दूसरी जो पेरेंट है उससे नॉर्मल कॉपी आएगी, तो उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस तो उसमें ये होगा कि एक पेरेंट से भी म्यूटेटेड जीन की कॉपी आएगी और दूसरे पेरेंट से भी म्यूटेटेड जीन की कॉपी जो है आएगी। हो सकता है कि पेरेंट्स में वो डिसऑर्डर ना हो, उसके सिम्टम्स ना हो, लेकिन एक पेरेंट से भी म्यूटेटेड जीन की कॉपी बच्चे में आ गई, दूसरे पेरेंट से भी म्यूटेटेड जीन की कॉपी आ गई, तो अब बच्चे में वो डिसीज़ हो सकता है कि हो और उसके सिम्टम्स जो है ना अपीयर हो जाए। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में सिर्फ एक म्यूटेटेड जीन की कॉपी सिर्फ एक पेरेंट से आती है, दूसरे से नॉर्मल कॉपी आती है। लेकिन रिसेसिव में दोनों पेरेंट से जो जीन की कॉपी है वो म्यूटेटेड फॉर्म में आती है, एल्टर्ड फॉर्म में आती है, जिस नॉर्मल अंदाज में आनी चाहिए वो नहीं आती, ठीक है। तो ये लेटसन ने कहा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न शो करता है, इसमें मैनिफेस्ट स्ट्रैबिस्मस होता है, या तो एक्सोट्रोपिया होगा या फिर इजोट्रोपिया होगा, किस में, कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के पेशेंट्स में। और इसमें एम्ब्लायोपिया की इंसिडेंस भी बहुत हाई होती है, विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस होती है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसकी वो सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर होता है और उसको सही से सेटिस्फैक्ट्री ऑप्टिकल करेक्शन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से VA जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होती है। हमारे पास जो कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है उसकी सब कैटेगरीज जो है वो भी मौजूद हैं, जो कि मैंने बताया कि इंफीरियर रेक्टस विक्टोसिस, कंजेनिटल यूनिलेटरल फाइब्रोसिस, वर्टिकल रिडक्शन सिंड्रोम, ये सारी जो हैं लोकलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ द जनरलाइज्ड सिंड्रोम विद यूनिलेटरल और बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल मसल और मसल ग्रुप है। मीन टू से जो जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सिंड्रोम है वो तो जनरलाइज्ड है पूरी बॉडी में, मतलब जो है उसमें, और लोकलाइज्ड जो है हमारे पास क्या है, स्पेसिफिकली उसी स्ट्रक्चर की, लाइक आई की हम बात कर रहे हैं, तो जो ये डिफरेंट है, यानी कि इन्फीरियर रेक्टस की जो वो हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है कंजेनिटल टोसिस के साथ, और कंजेनिटल यूनिलेटरल फाइब्रोसिस हो रही है, वर्टिकल रिडक्शन सिंड्रोम जो है, ये लोकलाइज्ड फॉर्म है जनरलाइज्ड सिंड्रोम के, ठीक है, जो कि यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बायलेटरल भी हो सकते हैं, इसमें सिंगल मसल भी इन्वॉल्व हो सकता है, ग्रुप ऑफ मसल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, किसी में कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा तो किसी में कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, और इनके जो मूड ऑफ इनहेरिटेंस है वो डिफरेंट होगी, ओके हो गया। फिर ये कंडीशन जो है लाइक CFOEM के बारे में बता रहे हैं कि इसमें एक और भी सब
ग्रुप या सब कैटेगरी है जिसको प्रोग्रेसिव एक्सैगरेटेड हेपेटोनस स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। इसको फेल्स एट आल ने 1982 में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ये लिकोलाइज्ड फॉर्म ऑफ द डिसऑर्डर है। अब हम पढ़ रहे हैं कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल टाइप 1। सबसे पहले तो हमने हेरली एट आल की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी, यानी कि जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सिंड्रोम हो गया, वर्टिकल रिट्रैक्शन सिंड्रोम हो गया, यूनिलेटरल कंजेनिटल फाइब्रोसिस हो गई, और कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द इंफीरियर रेक्टस विट्रोसिस हो गई। ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमने जो जेनेटिक एनालिसिस की बेसिस पे जो 3 कैटेगरीज बनाई थी कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की, वो क्या है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है। टाइप 1 क्या है, ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बायलैटरल टोसिस होती है, और इसके अलावा और क्या होता है, एलिवेशन डेफिशिएंसी होती है। बायलैटरल टोसिस तो जानते हो, दोनों आइज़ में जो है अपर आईलिड जो है वो ड्रूप हुई हुई होती है, ड्रूपी अपर आईलिड्स होती हैं। और एलिवेशन डेफिशिएंसी मतलब आइज़ जो हैं वो एलिवेट नहीं कर पाती हैं, और ये होता किस वजह से है, जो पेरेंट्स से आने वाला जीन है उसमें म्यूटेशन हुई हुई होती है, KIF221A। देखिए मैंने वहाँ पर बोला भी था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, सिर्फ एक जीन की कॉपी में जो है वो डिफेक्ट आया, वो होता है KIF21A इसमें इफेक्टेड है। अब हमारे पास कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल टाइप 2 में क्या होगा, कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल टाइप 2 जो है ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसमें दोनों पेरेंट्स से आने वाले जो जीन की कॉपीज़ हैं उन दोनों में डिफेक्ट मौजूद होते हैं, दोनों में म्यूटेशंस हुई होती हैं। इसमें एरिक्स, ऐसे याद रखें, ARIX, और FOX2A, PHOX2A, इन दोनों में म्यूटेशन होती है। एक जीन एक पेरेंट से आ रहा होता है, कॉपी जीन की कॉपी एक पेरेंट से आ रही होती है, वो भी म्यूटेटेड होती है, और दूसरे पेरेंट से आने वाली कॉपी वो भी म्यूटेटेड होती है। जबकि कंजेनिटल फाइब्रोसिस जो टाइप 1 थी उसमें सिर्फ एक ही कॉपी जो है वो इफेक्टेड थी, जिसमें म्यूटेशन हो रही थी। वो क्या था, KIF221A, और वो क्या था, डोमिनेंट था, जो डिसऑर्डर था ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर था। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, 2 जीन्स म्यूटेटेड हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक्सोट्रोपिया हो रहा है विद लिमिटेड एडक्शन। एक्सोट्रोपिया है मींस लिटरली आई जो है वो क्या हुई हुई है, डेविएट हुई हुई है, तो जाहिर बात है एडक्शन नहीं कर पा रही होगी वो। और इसमें वेरिंग वर्टिकल ओकुलर मसल इम्बैलेंस भी होता है, यानी कि सुपीरियर रेक्टस हो गया, इन्फीरियर रेक्टस हो गया, सुपीरियर ओब्लिक हो गया, या फिर इन्फीरियर ओब्लिक हो गया, इनमें भी जो इम्बैलेंस है वो मौजूद होता है। और इसमें एक दूसरी बात ये बताई गई है कि जो टाइप 2 है, CFEOM टाइप 2 है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो ओकुलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व है उसकी डेवलपमेंट एबनॉर्मली हुई हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल टाइप 3 है। ये भी हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, सिर्फ एक ही कॉपी जो है जीन की वो इफेक्टेड हुई हुई होगी। और कौन सी इफेक्टेड हुई हुई होगी, ये लोग कह रहे हैं कि जो टाइप 1 में थी, यानी कि KIF21A में म्यूटेशन हुई हुई होगी। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली उनको यूनिलेटरल या फिर बायलेटरल टोसिस हो सकता है, और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स जिनको थर्ड नर्व ने इनर्वेट किया हुआ है वो भी इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं, उनकी भी मतलब है मूवमेंट वगैरह रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। स्ट्रैबिस्मस फिक्सेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये रेयर डिसऑर्डर है, सिवियर फॉर्म ऑफ स्ट्रैबिस्मस है। इसमें मार्क्ड इज़ोट्रोपिया होता है और लेस कॉमनली एक्सोट्रोपिया होता है। इसमें हमारे पास मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस मसल्स की जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टाइटनेस हुई हुई होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आइज़ हैं वो सिर्फ एक ही गेज़ में साइड जो गेजेस होती हैं, जो साइड गेजेस होती हैं उसमें फिमली फिक्स्ड होती हैं, यानी कि या तो एडक्टेड पोजीशन में आइज फिक्स होंगी लेकिन एक्सट्रीमली एडक्टेड पोजीशन में, या फिर एक्सट्रीमली एडक्टेड पोजीशन में क्या होंगी, आइज जो है फिमली फिक्स्ड हुई हुई होंगी। इसके अलावा हॉरिजेंटल मूवमेंट्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि आई या तो ईजो में गई हुई है, एक्सो में गई हुई है, तो फिमली फिक्स्ड भी है, तो जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है ना तो एक्टिव पॉसिबल है ना तो पैसिव पॉसिबल है। ठीक हो गया। इसके अलावा वर्टिकल मूवमेंट्स इनमें ठीक होती हैं क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो रहा। कंजेनिटल फॉर्म में भी ये मौजूद हो सकता है और एक्वायर्ड फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। ये था स्ट्रैबिस्मस फिक्सेस। इसको हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हेरली एट आल में हमने जो 4 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, जनरलाइज सिंड्रोम और इंफीरियर रेक्टस वाली और यूनिलेटरल वाली
ठीक हो गया, सॉरी 5 जो पड़ी थी उनमें से एक स्ट्रैबिस्मस फिक्सस भी है जो कि सब ग्रुप में नहीं आ रहा, सेपरेटली अलग से आ रहा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं कि जो हमारे पास CFEOM है इसके साथ और कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं जो कि सेम क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो शो करते हैं। तो कुछ न्यूरोजेनिक डिसीज़ हैं, कुछ मैकेनिकल डिजीज़ हैं, कुछ मायोजेनिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि जो एज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग लेते हैं कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की। न्यूरोजेनिक तो पता है जो नर्व्स के साथ एसोसिएटेड डिजीज़ होती है। मैकेनिकल जो कि हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ जो डिजीज़ वो होगी इन्वॉल्व होगी। मायोजेनिक जो मसल्स के अंदर खुद कोई डिफेक्ट हो उसकी वजह से। तो इसमें हमारे साथ पार्शियल और कंप्लीट थर्ड पालसी आती है, डबल एलिवेटर पालसी आती है, मूबियस सिंड्रोम, ब्राउन सिंड्रोम, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर और ग्रेव्स और बेटोपैथी वगैरह आती हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, एक तो आएगा हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस और दूसरा क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थाल्मोप्लेजिया आएगा। लेकिन कहते हैं मोस्ट केसेस में CFEOM के क्या होता है, ये इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है इन तमाम ऊपर वाली कंडीशन से ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल साइंस और इन्वेस्टिगेशन और फोर्स रिडक्शन टेस्ट की बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि ये CFEOM है या फिर मूबियस है, ब्राउन है, माइस्थेनिया है, ग्रेव्स है, ऑर्बिटल फ्रैक्चर है, क्रेनियल नर्व की पाल्सी है या जो भी है, तो वो हमें पता चल जाएगा। मैनेजमेंट किस तरह से होती है CFOEM के पेशेंट्स की, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले रिफ्रैक्टिव एरर, एनाइजोमेट्रोपिया वगैरह को जो है वो करेक्ट करेंगे, स्ट्रैबिस्मस को करेक्ट करेंगे, एम्ब्लियोपिया को करेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जो हेड अप वगैरह है वो भी ठीक करेंगे। किस तरह से कि पहले आपने उसका VA जो है वो ठीक करना होगा, एम्ब्लियोपिया ठीक करना होगा, रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह ठीक करना होगा। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं जिनमें डिफेक्ट आया हुआ है उसको ट्रीट करें, उसकी सर्जरी दें। मोस्ट ऑफ द टाइम CFEOM के जो पेशेंट्स हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर उन पेशेंट्स में एबनॉर्मल हेड पोस्चर जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, स्ट्रैबिस्मस भी मौजूद नहीं है, तो CFEOM के पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशंस पे रखा जाता है। वही सब भी जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है वो दे दी जाती हैं और जो सर्जरी है वो नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके पास एबनॉर्मल हेड पोस्चर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप सर्जरी करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रैबिस्मस मौजूद है उसके लिए आप सर्जरी करेंगे। इसके अलावा प्राइमरी पोजीशन में अगर विजुअल एक्सेस आपकी ठीक नहीं है तो उसके लिए आप सर्जरी करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि टोसिस की सर्जरी करेंगे आप, लेकिन टोसिस की सर्जरी करने से पहले ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की जहाँ जहाँ सर्जरी रिक्वायर्ड है, अगर इज़ोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया है या हाइपोट्रोपिया है, उन सब के लिए आप सर्जरी पहले दें, फिर उसके बाद टोसिस की सर्जरी दें। लेकिन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की सर्जरी से भी पहले ज़रूरी है कि आप एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करें। लेकिन अगर आपके पास CFEOM के पेशेंट्स में हाइपोट्रोपिया मौजूद है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले हाइपोट्रोपिया को ट्रीट करेंगे, उसके बाद एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर टोसिस की जो सर्जरी है वो करेंगे। लेकिन टोसिस की सर्जरी में बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक लेग ऑफ थैलमस हो जाता है। लाइक आपने टोसिस की सर्जरी करवा दी, अब क्या है पेशेंट्स कम्प्लीटली फुली जो है आईलिड्स को क्लोज नहीं कर पा रहा, उसको लेग ऑफ थैलमस कहते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोजर केराटाइटिस हो जाएगा, कॉर्निया जो एक्सपोज हो जाएगा जिसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और एम्ब्लियोपिया का फिर से बता दिया कि एक्स्ट्राओकुलर मसल की सर्जरी से पहले आपको चाहिए कि एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करें। लेकिन अगर आपके पास हाइपोट्रोपिया है तो पहले हाइपोट्रोपिया को ट्रीट करेंगे और उसके बाद एम्ब्लियोपिया का ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद फिर आप कोई और एक्स्ट्राओकुलर मसल सर्जरी लाइक हॉरिजॉन्टल कोई सर्जरी कर रहे हैं तो वो करवा लें, और जो वर्टिकल सर्जरी है वो करवा लें। लाइक हमने पीछे पढ़ा कि इन्फीरियर रेक्टस की फाइब्रोसिस हुई हुई होती है, तो इन्फीरियर रेक्टस का हमने क्या करना है, और ये भी हमने देखा कि जो पेशेंट जो है वो डाउन गेज में उसकी आई गई हुई है, तो डाउन गेज में जो गई हुई है तो अब हम चाहते हैं कि उसकी आई को थोड़ा सा एलिवेट कर ले। तो डाउन गेज में तो लेके जाने वाला मसल जो है वो इन्फीरियर रेक्टस है, तो इन्फीरियर रेक्टस की रीसेशन कर देंगे, यानी कि उसको वीक कर देंगे। और वीक किस तरह से किया जाता है कि उस मसल को कट करके दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है तो वो वीक हो जाता है। ठीक है, रिसेशन में क्या करेंगे, आप मसल को कट करके उसी जगह पे लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रीसेक्ट हो जाए, मसल को कट करके और आगे किसी जगह पे लगा देंगे तो वो वीक हो जाएगा। और जो इन्फीरियर रेक्टस के साथ साथ आप सुपीरियर रेक्टस को ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं तो उसकी रिसेक्शन कर देंगे, उस मसल को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और उसी जगह पर दोबारा से अटैच कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टस की रिसेक्शन की है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दी और इन्फीरियर रेक्टस की स्ट्रेंथ कम कर दी है, क्योंकि आइज़ डाउन गेज में गई हुई थी। हमने एक फीचर में
में पढ़ा था, तो उसको अब हमने आपके इसमें लेकर आना है, तो इस वजह से। और दूसरा ये लोग ये बता रहे हैं कि रिसेशन जो है वो 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो प्री एग्जिस्टिंग ये पैटर्न एक्सोट्रोपिया वगैरह है मोस्ट पेशेंट्स में, वो केस जो है वर्स ना हो जाए। इस वजह से लोअर लिड रिटेक्शन जो है वो देखी गई है सर्जरी के बाद, इंफीरियर रेक्टस सर्जरी करने के बाद लोअर लिड की रिटेक्शन हो जाती है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि जब रिसेक्शन कर रहे हैं इंफीरियर रेक्टस की, जब आप लोग क्या कर रहे हैं, रिसेक्शन कर रहे हैं, तो एब्सिलेटरल सुपीरियर रेक्टस की रिसेक्शन करवानी है आप लोगों ने। और जो प्रोसीजर यूज़ करना है वो नैप प्रोसीजर है। नैप जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि वर्टिकल जो आई मिसअलाइनमेंट होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और वर्टिकल आई मिसअलाइनमेंट भी किस वजह से हुई हो कि एलिवेशन जो है वो डेफिशिएंट हुई हुई हो, लाइक आई जो है ऊपर की तरफ नहीं जा रही और आपके पास क्या हो गई, वर्टिकल आई मिसअलाइनमेंट हो गई, तो उसके लिए आप नैप प्रोसीजर यूज़ कर लेंगे। और हमारे पास वर्टिकल ट्रांसपोजिशन प्रोसीजर भी कर सकते हैं हम लोग, लाइक CFEOM में हमारे पास ज़्यादा सर्जरीज हो रही होती है अगर एक से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व हैं, लाइक ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल मसल्स की भी सर्जरी रिक्वायर है और वर्टिकल की भी सर्जरी रिक्वायर है। तो आपको चाहिए कि वर्टिकल के लिए नैप प्रोसीजर अप्लाई कर लें ट्रांसपोजिशन प्रोसीजर के साथ साथ, लाइक सुपीरियर रेक्टस के लिए आप नैप प्रोसीजर इस्तेमाल कर लें और जो इंफीरियर रेक्टस है उसके लिए ट्रांसपोजिशन प्रोसीजर यूज़ कर लें। ट्रांसपोजिशन प्रोसीजर ये होता है कि आपकी मसल का कोई फंक्शन लॉस हुआ है तो आप उसको क्या करने, एक जगह से जिस जगह पे वो अटैच है उसके अटैचमेंट वहाँ से ब्रेक करके उसको दूसरी जगह पे रिपोजिशनिंग उसकी करवा दे ताकि उसका जो फंक्शन है वो ठीक हो जाए। अब सारे ट्रीटमेंट दे दी तो आप प्रोग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो कहते हैं कि CFEOM के जो पेशेंट्स हैं उनमें तमाम तर ट्रीटमेंट देने के बाद भी ओकुलर मूवमेंट जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होती, लेकिन ये हो जाता है कि जो एबनॉर्मल हेड पोस्चर टोसिस वगैरह वो ठीक हो जाता है और प्राइमरी पोजीशन में अलाइनमेंट हो जाती है। सो इट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक CFEOM। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड विल मीट सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।